नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जितने भी हमारे स्टूडेंट यूपी पुलिस 2026 वैकेंसी में अपने सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं, उन सभी के सिलेक्शन के सपने को पूरा करने के लिए आज से हम लोगों ने आप लोगों के लिए RWA यानी कि रोजगार विद अंकित के जो अंकित भाटी सर हैं, उन्होंने 20 मॉडल पेपर निकाले थे आप लोगों के लिए। उन्हीं 20 मॉडल पेपर में से आज फर्स्ट मॉडल पेपर का हम लोग आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैंने केवल आप लोगों के लिए जीके जीएस के जो 38 नंबर से लेके 75 नंबर तक क्वेश्चन है वो मैंने अभी आप लोगों के लिए कंप्लीट कराया है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों के लिए मैथ के क्वेश्चंस इसी मॉडल पेपर नंबर 1 के लेके आऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को जीके और मतलब हिंदी और रीजनिंग के भी क्वेश्चन लेने हो तो आप लोग कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए हिंदी और रीजनिंग की भी क्लास लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज का मतलब मॉडल पेपर नंबर 1 का जीके जीएस का इंपॉर्टेंट सेशन क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट होता है, तो उसको चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये दोस्तों जो मॉडल पेपर है रोजगार विद अंकित का, तो लगभग 2.5 करोड़ स्टूडेंट दोस्तों इनके मतलब चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, रोजगार विद अंकित से। तो आप लोग समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए होने वाला है। इसका मैं सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और अभी आप लोगों के लिए मैं जो अभी 7-8 दिन बचे हैं उस 7-8 दिन में आप लोगों को मैं पूरा जितने भी इनके मॉडल पेपर हैं जल्दी जल्दी फिनिश करा दूंगा। ठीक है, आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं सभी सेट फिनिश करा दूंगा, नहीं तो फिर जितने सेट हो पाएंगे उतने सेट ही फिनिश हो पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। संघीय शासन प्रणाली यानी कि फेडरल सिस्टम, इंग्लिश में इसको कहते हैं फेडरल सिस्टम, किस देश के संविधान से लिया गया है। ये दोस्तों लिया गया है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली, संघ का हमारे ऊपर शासन प्रणाली रहेगी, ये है इसका मतलब, यानी कि केंद्र का हमारे ऊपर वर्चस्व रहेगा, तभी प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करते रहते हैं। और ऑप्शन जो दिया है यूएसए, यहाँ से हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिए हैं। क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार। यूके, यहाँ से हम लोगों ने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है। विशेष अभिभाषण उनको देना है संसद में। संसद कौन से आर्टिकल में आता है? संसद आता है 79 आर्टिकल में। उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा आता है 80 नंबर आर्टिकल में। लोकसभा, लोकसभा आता है 81 में। इसके लिए एक ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक की बात होती है सरला। सा से हो जाएगा संसद, रा से होगा राज्यसभा और ला से हो जाएगा लोकसभा, यानी कि 79 से लेकर के 80 और उसके बाद 81 ये हो जाएंगे संसद, राज्यसभा और लोकसभा। हमसे ऑप्शन दिया है 79, 80 और 81, ये तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए 39 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 87। ठीक है ना, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 87 है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, या कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेगस्थनीज। इसने दोस्तों इंडिका नामक बुक भी लिखी हुई है। इस बुक में इसने मौर्य साम्राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में बताया है। ठीक है, और मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर, ये इसके राजा का नाम था, ये उसका राजदूत था। ये आया कहां से था? ये दोस्तों यूनान से आया था। ठीक है, जितने भी मैं आपको ये बता रहा हूं इसके आसपास के क्वेश्चन ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आए चाहे ना आए, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है ये जरूर आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र यानी कि उदंत मालतंड, यही इंपॉर्टेंट हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, आप लोग बताएंगे उदंत मार्तंड। हमसे कह रहा है कि कहां से प्रकाशित हुआ था, इसको प्रकाशित किसने किया था? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। इसको प्रकाशित किया था पंडित जुगुल किशोर ने। किसने? पंडित
जुगुल किशोर, इन्होंने दोस्तों प्रकाशित किया था इसको, ठीक है। कब प्रकाशित किया था? इसको प्रकाशित किया था 30 मई। कब? 30 मई 1826 ईस्वी को। और ये दोस्तों कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहिए, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को अगर जब पीडीएफ लेना हो तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश करेंगे, क्योंकि एनर्जी के साथ हम लोगों को क्लास को फिनिश करना है, ठीक है। आप लोग अपनी एनर्जी डाउन मत करना, क्योंकि मेरी एनर्जी तो बूस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट, इसको तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता था, ठीक है। इसमें गर्ल्स के लिए यानी कि फीमेल के लिए, सॉरी, सबसे पहले मेल लिख जाता है क्योंकि मैं मेल हूं इसी वजह से, लेकिन लिखना है फीमेल। फीमेल की उम्र इसमें 14 वर्ष डिसाइड की गई थी शादी के लिए, और मेल की 18 वर्ष। आपसे ये भी पूछता रहता है क्वेश्चन, ठीक है। 1872 ईस्वी में इसको पारित किया गया था केशव चंद्र सेन के प्रयासों की वजह से। केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन। इनके दोनों के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट यानी कि सिविल मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? किस प्रकार की है उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु? गर्म शुष्क मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, या समशीतोष्ण मानसूनी है? दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिकल मानसूनी, क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल। मानसूनी की स्पेलिंग होती है MONSOON। यही हो जाएगा ट्रॉपिकल मानसूनी यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। और दोस्तों दक्षिण पूर्व मानसून से हमारे यहाँ वर्षा सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है? मणिपुर पहाड़ियों से घिरा है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, उसमें एक बेसिन, वो कह रहा है किसका एक उदाहरण है? सरोवरी मैदान का, लोयस मैदान का, हिम नदीय मैदान का, या जलोढ़ मैदान का? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सरोवरी मैदान का हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो दोस्तों ये इम्फाल बेसिन है, ये पहले एक क्या होती थी? झील होती थी। उस झील का पानी दोस्तों सूख गया, या तो फिर उस पानी निकल गया, और फिर वो अब सरोवरी मैदान बन गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर था हम लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि मणिपुरी मैदान में घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक उदाहरण है? दोस्तों रिपीट हो गया, सरोवरी मैदान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लैकस्ट्रीन प्लेन। क्या कहते हैं? LACUS ट्रीन, TRENE, लैकस्ट्रीन प्लेन। प्लेन मीन्स मैदान, ये तो आपको पता होगा, लैकस्ट्रीन प्लेन। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को झीलों की वाटिका, वाटिका मीन्स बगीचा, वाह, झीलों का बगीचा किसको कहा जाता है? बताइए, फिनलैंड को, स्वीडन को, न्यूजीलैंड को, या कनाडा को? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों की वाटिका या झीलों का देश कहा जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों लगभग 1,68,000 प्राकृतिक झीलें मौजूद है इस देश में, ठीक है ना। इसे लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है इंग्लिश में। अगर आप ये भी पूछ लें और ये लिख के आ जाए लगभग 1,70,000 झीलें किस देश में, तो वो पाई जाती हैं फिनलैंड में। और दोस्तों जो कनाडा दिया है, ये कनाडा सबसे ज्यादा समुद्री तटीय सीमा वाला देश है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक जनपद एक उत्पाद, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है इस योजना का मुख्य उद्देश्य? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 24 जनवरी 2018 ईस्वी को यह योजना स्टार्ट की गई। 24 जनवरी को क्यों स्टार्ट की गई? क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को पुनर्जीवित करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट गलत कर दे तो फिर उससे बेकार स्टूडेंट कोई है नहीं, क्योंकि स्वदेशी चीजों को हमको बढ़ावा देना है, देना है तो देना है। कोई भी ऑप्शन दिख जाए स्वदेशी वाला, वही ऑप्शन लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में। और दोस्तों अगर हमसे पूछ ले विश्व में या वर्ल्ड में, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग।
लॉग। इन्हीं के साथ मिलकर के 1960 के दशक में यानी कि लगभग 1963 की ईस्वी में अगर आपसे पूछे तो 1963 लगभग सही है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने डॉक्टर नारायण मोरलाक के साथ मिलकर के भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की और हरित क्रांति की शुरुआत के साथ भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निर्भरता आती चली गई। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही मॉडल पेपर ऐसे ही एनर्जी के साथ पर डे अब मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। मिश्रित मिश्रित का मतलब है कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिल गए। जब दोनों मिल गए तो मिक्सचर बन गया, जब मिलेंगे तभी तो मिक्सचर बनेगा। किस पंचवर्षीय योजना में? सेकंड पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रावधान सेकंड पंचवर्षीय योजना में। सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक रही थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? राजकोषीय नीति का निर्धारण कह रहा है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय या ऑप्शन नंबर डी सेबी। जरा सोच समझ के ऑप्शन लगाइएगा। वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री ने वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट 1998 में। कह रहा है कि रघुराम राजन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभिजीत बनर्जी या डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको दोस्तों कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। और जरा लिख देता हूं मैं दोस्तों पहले, कल्याणकारी अर्थशास्त्र प्लस सामाजिक चयन सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक चयन सिद्धांत। इस वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1998 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्लैंड यानी कि ग्रंथि हमसे पूछ रहा है, हड्डी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन ए अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है या पीयूष है। ऑप्शन नंबर बी यकृत या लीवर हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ये ग्रंथि आती है, इसकी बहिस्रावी ग्रंथि। और यकृत सबसे बड़ी ग्लैंड यानी कि ग्रंथि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस जिससे कि हंस देते हैं। चलिए हंसा दीजिए इसका। चलिए थोड़ा ऊपर करके देखते हैं लाफिंग गैस का क्या कह रहा है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंबल होता है N2O। दोस्तों इसका प्रयोग अस्पतालों में किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा इसको बेहोश करने में। ठीक है ना, इसका प्रयोग नाइट्रस ऑक्साइड का निश्चेतक के रूप में, एनेस्थीसिया के रूप में। ठीक है ना, ये दोस्तों रंगहीन गैस है, ये दिखाई नहीं देती है और गंधहीन गैस है ना, तो इसमें कोई महक आती है। ठीक है ना, बस दोस्तों इसमें है क्या? इसमें हंसी आती है। ठीक है, कपिल शर्मा शो की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को रोकता है? कौन सा मेलवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को रोकता है और उसे खोलने यानी कि डिस्क्रिप्ट करने के लिए पैसे की मांग करता है? पैसे की मांग भी करता है और सिस्टम तक पहुंच को रोकता है। कह रहा है कि स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स या वार्म। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रैंसमवेयर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोशल मीडिया के जमाने का क्वेश्चन है। आप लोगों से मतलब हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग भूल जाइएगा लेकिन इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। कौन सा मेलसम कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को रोकता है और उसे खोलने के लिए पैसे की मांग करता है, डिक्रिप्ट करने के लिए? रैंसमवेयर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 54 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्तर पर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 24 अक्टूबर ऑप्शन दिया है, इसको मनाया जाता है यूएन दिवस यानी कि यूएन डे। 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल बालिका दिवस यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत वाला। ठीक है, हमारी बालिकाओं का दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 15 अगस्त को आप सबको पता है, जरा कमेंट करके मुझको भी बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 55
5 कह रहा है कि भारत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां हमको रोकना है, ये अधिनियम यूएपीए मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यूएपीए एक्ट 1967 ईस्वी में आया था, सबसे पहले तो ये याद रखना। उसके बाद अभी आप लोगों से पूछ लेगा कि इसका बताइए फुल फॉर्म क्या है, एब्रीविएशन क्या है? फुल फॉर्म है इसका अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जितने भी अनलॉफुल एक्टिविटी होंगी उन सभी को हम लोगों को क्या करना है? रोकना है, ठीक है। यही इस एक्ट का यानी कि अधिनियम का उद्देश्य है, यानी कि आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियां। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी, उसके बाद प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मीन्स रोक, फिर उसके बाद एक्ट, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, 1967 ईस्वी में आया था। आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियों को रोकना है, ठीक है ना। RWA का पहला सेट चल रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ता के द्वारा मुख्य रूप से विचारों को सहेजने के लिए पिन और बोर्ड का उपयोग किया जाता है? सोशल मीडिया का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में? तो पिन लगा हुआ है, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में पिन है, यानी कि ये लगा है पिंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिन और बोर्ड का उपयोग किया जाता है पिंटरेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, ठीक है। विचारों को सहेजने के लिए, फोटो को भेजने के लिए, फोटो को सेव करने के लिए, पिंटरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध सालार जंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? सालार कहाँ स्थित है? सालार स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सालार जंग संग्रहालय ये भी हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। हैदराबाद कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। और तेलंगाना, तेलंगाना का जो गठन है वो 2014 ईस्वी में हुआ था, 2014 में, अभी 2014, ठीक है, इसमें हुआ था तेलंगाना का गठन, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जापान देश की आधिकारिक मुद्रा है? मुद्रा यानी कि मनी कौन सी है? टका है, टका तो बांग्लादेश की है, ये कहां से हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। रूबल, रूबल रूस की है, ये भी नहीं होगी। उसके बाद वॉन, वॉन मुझको पता नहीं, वॉन वैसे पहले कहाँ, पहले थाईलैंड की थी। तो ऑप्शन नंबर बी येन हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वान कहाँ की थी? वान थी पहले थाईलैंड की, अब कुछ बदल गई है, इस वजह से वान को मैं नहीं बताऊंगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी यानी कि हम लोगों से कैपिटल पूछ रहा है, बताइए क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेलिंगटन, वेलिंगटन हो जाएगी न्यूजीलैंड की कैपिटल। उसके बाद ढाका, ये हो जाएगी बांग्लादेश की, ठीक है। यरूशलम, ये हो जाएगी इजराइल की, ISRAEL, इजराइल की यही होती है स्पेलिंग, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा टफ स्पेलिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 5 जून, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कह रहा है कि नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नाटो, NATO, नाटो, एन से हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ यानी कि उत्तरी। ए से हो जाएगा अटलांटिक, क्या हो जाएगा? अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक। टी, टी से हो जाएगा ट्रीटी यानी कि संधि यानी कि समझौता। ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑप्शन हो वही हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि समझौता है भैया संगठन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित है, लंदन यूके में स्थित है, या जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी जिनेवा स्विट्जरलैंड हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना की गई थी। ये दोस्तों यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो कि स्वास्थ्य की देख या संरक्षण के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? कौन सा नागरिक सम्मान सर्वोच्च कौन सा है? पद्म विभूषण है, भारत रत्न है,
परमवीर चक्र है या साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी भारत रत्न हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों फर्स्ट नंबर का यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा वाला। सेकंड नंबर में आता है पद्म विभूषण, ये हो जाएगा सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर में आता है पद्म भूषण और फोर्थ नंबर में आता है पद्मश्री। सबसे पहले दोस्तों भारत रत्न 1954 ईस्वी में 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, नंबर 1 में राजगोपालाचारी, नंबर 2 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नंबर 3 में डॉक्टर सीवी रमन को। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? द लिटरेसी रेट ऑफ विच स्टेट इज लोएस्ट? किसकी है लिटरेसी रेट सबसे कम? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा या ऑप्शन नंबर डी बिहार। ऑप्शन नंबर डी बिहार हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जब जनगणना हुई थी 83.82% लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर बिहार की निकल करके आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे कम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किस वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से है? क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, कब हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को। फिर उसके बाद 16 फरवरी 2005 ईस्वी से ये दोस्तों लागू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस में कमी करना, ग्रीन हाउस गैस की जो उत्सर्जन है उसमें कमी करना। क्योटो कहाँ पर है? क्योटो दोस्तों जापान का एक शहर है, यहाँ पर हुआ था 1997 ईस्वी में। ये दोस्तों UNFCCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज इसके अंडर में काम करता है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है ना, आप लोग ये भी याद रखिएगा। UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है ना, अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, क्लास पसंद आ रही हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब पर डे आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास मिलने वाली है। और अभी थोड़ी देर बाद मैं मैथ का इंपॉर्टेंट सेशन लेके आऊंगा, जो कि आप लोगों को पूरा का पूरा इसका मॉडल पेपर नंबर 1 का सोल्यूशन करवा के जाऊंगा। ठीक है, विद इन सेकंड के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कह रहा है कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम की ओर से एक बार में मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी का खेल है, एक बार में भैया खेल रहा है एक टीम से, 7 होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 खिलाड़ी खेलते हैं एक टीम से, यानी कि दूसरी टीम से 7 खेलेंगे, टोटल 14 खिलाड़ी खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के एक जिले के पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? एक जिले में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिरीक्षक, आईजी। नंबर बी में कह रहा है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक। नंबर सी में कह रहा है पुलिस उप महानिरीक्षक। नंबर डी में कह रहा है क्षेत्राधिकारी, सर्किल ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जिले के पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि SSP, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, ये होता है सर्वोच्च अधिकारी, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा ये जरूर किसी न किसी सेट में। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित शीर्ष संस्था NHRC, मानवों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है? पहले ये क्वेश्चन याद रखिए, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जो भी ऑप्शन हो वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को, ये आप लोग और याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, पंखों में आग लगा दो, यानी कि पंखों को उड़ान दे दो, ये यानी कि आसमान में उड़ जाओ। तो जो कोई आसमान में मिसाइलों को उड़ाकर चला गया है उसी की आत्मकथा है, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, इनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। इन्होंने वैसे भी दोस्तों हवा में आग लगा दी मिसाइलों के जरिए। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, आप लोग याद करिए। कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये दोस्तों सोनभद्र और मिर्जापुर का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों खरवार और गोंड जातियां
कौन सी? खरवार जाति और गोंड जाति। ये स्पेशली इस लोक नृत्य को करती हैं जब इनकी फसल अच्छी होती है, यानी कि अच्छी फसल की कामना के लिए भी ये लोग करती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, मतलब उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला एआईसीटी विकसित किया जा रहा है? पहला एआईसीटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनाया जा रहा है। ये तो राज्य का तो पहला है ही, उसके साथ साथ भारत का भी फर्स्ट है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसमें? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में बनाया जा रहा है राज्य का पहला एआईसीटी और देश का आधिकारिक रूप से पहला एआईसीटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कह रहा है वर्ष 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? 2025 में। दोस्तों 2025 का तो बाद में बताऊंगा, पहले 2024 में किया गया रूस में। ठीक है, कौन से शहर में? कजान शहर में। उसके बाद 2023 में किया गया दक्षिण अफ्रीका में। 2023 में 15वें नंबर का हुआ, 2024 में 16वें नंबर का हुआ, अब 2025 में ब्राजील में होने वाला है 17वें नंबर का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वें नंबर का होगा 2025 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 73 की तरफ। क्वेश्चन क्या था जरा यहीं पे पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी अयोध्या या ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। दोस्तों वैसे तो किया गया था कानपुर में मेन रूप से, लेकिन कानपुर तो ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद अयोध्या में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कहाँ किया गया था? सबसे पहले तो किया गया था कानपुर में, लेकिन कानपुर ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में दिया हुआ है अयोध्या। अयोध्या में भी किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, यानी कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रसिद्ध निशानेबाज सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से संबंधित है? निशानेबाज यानी कि आर्करी। ठीक है, ARCHERY। ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित खेल है। किस जिले से संबंधित है? मेरठ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरठ से संबंधित है निशानेबाज सौरभ चौधरी, और मेरठ में स्थित है एक संग्रहालय जिसको कि हम लोग कहते हैं शहीद संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? मुख्य पटल यानी कि मुख्य देखने वाला कौन देखता है? प्रोसेसर को कहते हैं, मदरबोर्ड को कहते हैं, हार्ड डिस्क को, या रैंडम एक्सेस मेमोरी को? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर यानी कि सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुख्य पटल किसको कहा जाता है? मदरबोर्ड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के जीके जीएस के मॉडल पेपर नंबर 1 के रोजगार विद अंकित, यानी कि अंकित भाटी सर के क्वेश्चन 75 नंबर तक के, 38 से लेकर 75 तक। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और अपने आंसर और ऑप्शन जरूर कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है ना, और बताइए कि आप लोगों को जीके जीएस के साथ साथ हिंदी की भी क्लास अगर लेनी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैथ की क्लास तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन रीजनिंग की नहीं करवाऊंगा। अगर रीजनिंग की भी लेनी हो तो उसके लिए भी मुझको कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट ही कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, हिंदी भी, मैथ भी, रीजनिंग भी और जीके जीएस भी। लेकिन अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर केवल जीके जीएस और मैथ का प्रैक्टिस सेशन मैं करवाऊंगा। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इस सेशन को देखिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।